हेलो दोस्तों आचार्य प्रशांत पुनर्जन्म के संबंध में समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं जो बार बार देते हैं कि हम सभी समुद्र की लहरों के समान हैं। हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति लहर की एक बूंद के समान है। मतलब एक लहर में समझने के लिए अगर 100 बूंदें हैं तो हम उसमें से एक बूंद हैं। या और भी गहरे स्तर पर समझना है तो अगर एक लहर में 100 पानी के बूंदे हैं या 100 पानी के अणु हैं, 100 H2O मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इंडिविजुअली उस 100 अणुओं में एक H2O अणु है। थोड़ा सा ये साइंस की बात हो जाएगी, साइंस के लोगों को बेहतर ढंग से ये बात समझ में आएगी। और जब हम मरते हैं तो वह एक H2O अणु, वह एक पानी का एक अणु पुनः समुद्र में विलीन हो जाता है। मतलब उस H2O अणु का, उस मॉलिक्यूल का नामो निशान मिट जाता है। इस तरह की बात आचार्य प्रशांत करते हैं। लेकिन दोस्तों आचार्य प्रशांत इस बात की गहराई में नहीं जाते हैं, बल्कि ये ऊपर ऊपर से बातें कर जाते हैं। समुद्र की लहरें मिलीन, पानी की बूंदें विलीन हो गई, इस तरह की बातें कर देते हैं। और आपको भी कुछ कितना समझ में आता है आप खुद विचार कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर उसी बात को और भी गहराई में जाकर समझने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप थोड़ा विचार कीजिए कि आचार्य प्रशांत कितनी गहराई में जाते हैं और मैं कितनी गहराई में आपको लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों यह ठीक है कि जब हम मरते हैं तो हम समुद्र की एक लहर के एक H2O अणु के जैसा समुद्र में विलीन हो जाते हैं। लेकिन इस H2O मॉलिक्यूल ने जीवन में जिस दुख तकलीफ को झेला, पावर, पैसा, प्रॉपर्टी, नेम फेम बनाने के लिए जो भाग दौड़ किया, साथ ही अपने अंदर के टैलेंट एंड इंटेलिजेंस को, क्रिएटिविटी को, अपने अंदर के फ्रेग्रेंस को, खुशबू को बाहर निकालने का सफल या असफल प्रयास किया। इसके लिए उसने बहुत सारे कर्म किए, एक्शन रिएक्शन किए, कुछ इच्छाएं पैदा की, कुछ सपने देखे, कुछ दिन में सपने देखे, कुछ रात में सपने देखे। और यह सब उसने लगभग 40-50 सालों तक किया। ऐसा नहीं है कि जैसे कि समुद्र में लहर कितने देर के लिए उठती है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड, या सुनामी के जैसा आएगा तो हो सकता है कि 24 घंटे के लिए मान लेते हैं। ऐसी इतनी बड़ी लहर तो उठती नहीं है। लेकिन हम ये एक आध मिनट के लिए लहर के जैसा नहीं उठते हैं भाई। हम 40 से 50 साल, 60 साल, कुछ लोग सेंचुरी पूरा करके जाते हैं। जैसे कि उसमें से मेरे एक दादाजी भी हैं। मेरे दादा भी सेंचुरी पूरा करके लगभग 100 साल जिए। तो हम लोग ये 1-2 मिनट में या 1-2 घंटे में उठने वाली लहर नहीं है, बल्कि हम लोग 40-50 साल, 60 साल तक ये सब लहर के रूप में उठे रहते हैं। उस लहर के दौरान हम पावर, पैसा, प्रॉपर्टी, भूख, नेम फेम, सेक्स, अपने अंदर के टैलेंट एंड इंटेलिजेंस, जैसे कि आचार्य प्रशांत अपने अंदर के स्पिरिचुअलिटी के जो अनुभव हैं, जो नॉलेज है, या गुरु होने का उनको जो एक घमंड है, या IITian और UPSC क्लियर करने का एक घमंड है, जो बीच बीच में वो अपना घमंड दिखाते हैं, जबकि वो खुद बोलते हैं कि हमको अहंकार से मुक्त होना चाहिए। लेकिन फिर भी वो आप देखेंगे कि बहुत बार अपने अहंकार को दिखा जाते हैं कि मैं कितना नॉलेजबुल और इंटेलेक्चुअल इंसान हूँ। तो ये जो हमारे अंदर 40-50 सालों तक, 60 सालों तक चलता है, पावर और पैसा की भूख, नेम एंड फेम की भूख, सेक्स की भूख, अपने अंदर के टैलेंट एंड क्रिएटिविटी या इंटेलिजेंस जो कुछ भी है उसको बाहर निकालने की जो कोशिश होती है, जो प्रयास होता है, उन सब का क्या? वो सब तो एक H2O मॉलिक्यूल के पास नहीं है भाई। H2O मॉलिक्यूल के पास कुछ पावर और पैसे की भूख नहीं है, नेम एंड फेम की भूख नहीं है, आचार्य प्रशांत के जैसा डोनेशन लेने की भूख नहीं है। जो उनको 50,000 या 10,000 या 20,000 जो डोनेशन देंगे उनसे ही बात करते हैं, उनको ही अपने सेशन में बुलाते हैं। तो एक H2O मॉलिक्यूल के पास तो इस तरह का भूख है नहीं, जिस तरह की भूख आचार्य प्रशांत के पास है। चाहे और भी बहुत सारे जो गुरु हैं उनके पास जो ये भूख है, उस तरह की भूख तो एक H2O मॉलिक्यूल के पास नहीं है। तो इस H2O मॉलिक्यूल से इस बात को आप कैसे समझेंगे? अब इस चीज़ की गहराई में ना तो आप जाते हो, ना आचार्य प्रशांत आपको लेके जाते हैं। तो उसी चीज़ की गहराई में आपको मैं ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो H2O मॉलिक्यूल से ही समझने की कोशिश करते हैं। तो एक H2O मॉलिक्यूल अपने लाइफ में जो कुछ भी 1 मिनट के लिए ही लहर उठा, एक मिनट को ही तो हमको 50 साल सपोज करके जीना है, समझना है ना इस चीज़ को।
तो एक H2O मॉलिक्यूल उस लहर के दौरान ऊपर से उठा फिर नीचे गिरा, चाहे वो 1 मिनट का हो चाहे 1 घंटे की लहर हो, उसमें जो कुछ भी वो एक्शन रिएक्शन किया, अगल बगल के मॉलिक्यूल से जो एक्शन रिएक्शन किया, चूँकि छोटा सा मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, तो ये कोई बड़ा मॉलिक्यूल तो है नहीं। हम कितने बड़े मॉलिक्यूल हैं आपको समझना होगा कि हमारे अंदर तो 10 पावर 24 या 34 या 54 इतने सारे एटम्स हैं। तो आप समझ सकते हो कि हम कितने बड़े मॉलिक्यूल है, और इसीलिए हम इसको समझाने के लिए अपना एक कॉन्सेप्ट दिए हैं, बेंजीन मॉलिक्यूल वाला कॉन्सेप्ट। तो उस कॉन्सेप्ट पे भी आप वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने से आपको और भी बेटर समझ में आएगी कि हमारा ये जन्म मरण का चक्कर क्या है, पुनर्जन्म क्या होता क्या है। तो फिलहाल ये H2O मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो H2O मॉलिक्यूल है, जो लहर के दौरान ऊपर उठता है, भले ही वो 1 मिनट या 1 घंटे के लिए उठता हो, उसमें बहुत सारे एक्शन रिएक्शन होते हैं भाई, ठीक है। उसके एक H2O मॉलिक्यूल में कई इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, या और भी गहरे स्तर पे जाएंगे तो उसमें बहुत सारे क्वार्क्स हैं। तो उस लेवल पर जाकर आप जब सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यार एक मॉलिक्यूल के अंदर भी मामला इतना आसान नहीं है। उसके अंदर भी बहुत सारे जटिल प्रोसेस हैं, जटिल एक्शन रिएक्शन चल रहे हैं। और ख़ासकर जब आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे या थोड़ा मेडिकल साइंस ये सब पढ़ेंगे, जब आप एक एटम्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक एटम्स के अंदर भी कितना जटिल प्रोसेस होते रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक H2O मॉलिक्यूल के ऊपर भी 1-2 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। तो उन प्रभावों के चक्कर में उसके ऊपर जो ओवरऑल प्रभाव पड़ेगा, उन प्रभावों के चक्कर में उसके जो एटम्स हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं, अलग एंगल पे डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। थोड़ा एक हाइड्रोजन एटम उस तरफ एंगल पे चला जाएगा, एक ऑक्सीजन एटम थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, या उसके जो इंटरनल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से एक H2O भी विचार करेंगे गहराई में जाकर, तो वो भी काफ़ी एक जटिल मॉलिक्यूल है, उसके अंदर भी जटिल रिएक्शन एक्शन हो रहे हैं, और उसके ऊपर एक ओवरऑल एक प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव के नतीजे में वो तुरंत फिर लहर के रूप में ऊपर उठ सकता है। उसी तरीके से हमारे अंदर भी जो 40-50 साल पावर, पैसा, प्रॉपर्टी की भूख के चक्कर में दौड़ते हैं, सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाइड करने के लिए दौड़ते हैं, या अपने अंदर के टैलेंट, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी को सेटिस्फाइड करने के लिए भाग दौड़ करते हैं, चाहे वो सफल प्रयास हो चाहे असफल प्रयास हो, हर एक व्यक्ति इस प्रयास में लगा हुआ है। आचार्य प्रशांत भी वो चीज़ कर रहे हैं, मैं भी वो चीज़ कर रहा हूँ, और दुनिया के हर एक व्यक्ति इस चीज़ को कर रहा है। हर एक व्यक्ति पावर, पैसा, प्रॉपर्टी के दौड़ में है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के दौड़ में है, अपने अंदर के टैलेंट और इंटेलिजेंस को, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर बनने की भूख हो, चाहे, और मैं ये नहीं कहता कि ये सब भूख गलत है, अरे यार डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, सिंगर एक्टर बनना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं बनोगे तो फिर क्या बनोगे? और इसके बारे में आचार्य प्रशांत कुछ बात करते नहीं हैं। उनके हिसाब से तो इस दुनिया में सिर्फ सेक्स है, सिर्फ दुख तकलीफ़ है, जो रिलेशनशिप है वो खट्टे हैं, कड़वे हैं, बुरे हैं, इन सब चीज़ों से भागो, दुर्भागो, यही सब उनका प्रवचन ओवरऑल रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये मैटर इतना आसानी से ख़त्म नहीं हो जाता है कि आप मरे और समुद्र में विलीन हो गए। जैसे कि H2O विलीन होता है, उसी तरीके से आप विलीन हो जाते हो। नहीं, 40-50 सालों में या अनंत समय से, मैं तो कहता हूँ आप बिग बैंग से समझो। बिग बैंग मतलब 13.8 बिलियन ईयर्स बैक, जब साइंस बोलता है बिग बैंग हुआ, उस समय से अपने को आप कल्पना करो यार कि उस समय ही आप पैदा हो गए। इसीलिए अध्यात्म कहता है अनादि अनंत, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो आपका भी कब स्टार्ट हुआ कोई नहीं बोल सकता कि कब स्टार्ट हुए, या अगर समझना ही चाहते हो, उसको फिक्स करना चाहते हो, कोई स्टार्टिंग पॉइंट साइंस जैसे सोचता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उस हिसाब से सोचना चाहते हो, तो समझ लो कि 13.8 या 9 बिलियन ईयर्स बैक जो बिग बैंग के बारे में साइंस बात करता है, वहाँ से तुम्हारा भी स्टार्ट हुआ है, ऐसे समझो। तो इतने लंबे समय में
आपने जो कुछ भी एक्शन रिएक्शन किया, चाहे वो पावर, पैसा, प्रॉपर्टी की भूख के लिए हो, चाहे अपने अंदर के टैलेंट एंड इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी को निकालने के लिए सफल प्रयास करने की बात हो, उन सब का आपके ऊपर एक प्रभाव पड़ता है, एक रिजल्टेंट इफेक्ट होता है। और उस इफेक्ट को ही फिर से, अगर वो इफेक्ट मतलब आप अगर पूरी तरह से उस रिजल्टेंट इफेक्ट से आप संतुष्ट हो गए, शांत हो गए, तब आप उस समुद्र में फिर से विलीन हो जाओगे। मतलब हम इसके लिए कॉन्शियसनेस शब्द का प्रयोग करते हैं, या आत्मा या होश शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उस अवस्था में हमारी आत्मा या हमारा कॉन्शियसनेस या होश इस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में या परमात्मा में विलीन हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इतना आसान ये मामला नहीं है कि आप सिंपली एक H2O मॉलिक्यूल हो, आप लहर के रूप में उठे और फिर गिर गए और 1 मिनट में कहानी ख़त्म। ये आप समझ सकते हो, ये कहानी 1 मिनट में ख़त्म होने वाला नहीं होता है। आप अपने जीवन में अपने अंदर ऑब्जर्व करो भाई कि आप कितने संतुष्ट हो। ये आपको आचार्य प्रशांत या रजनीश ओशो या कृष्णामूर्ति या श्री कृष्ण या गौतम बुद्ध या महावीर या कबीर, कोई भी आपको जज नहीं कर सकता है बाहर से कि आप कितने संतुष्ट हो, शांत हो। ये आपको खुद अपने बारे में जज करना पड़ेगा, अपने अंदर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जिसके लिए ध्यान की बात होती है अध्यात्म में। ठीक है, ध्यान मतलब शांति से चुपचाप बैठ के अपने अंदर ऑब्जर्व कीजिए अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, जो कुछ भी भाव पैदा हो रहा है उसको महसूस कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर जो कुछ भी टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, चाहे पावर और पैसे की भूख है, चाहे सेक्स को मिटाने की भूख है, वो सब कुछ करके आप संतुष्ट और शांत हो गए, तो फिर आप उस परमात्मा में या सुप्रीम कॉन्शियसनेस में, उस सिस्टम में आप विलीन हो जाओगे। समुद्र में जैसे H2O मॉलिक्यूल विलीन हो जाता है, उसी तरीके से आप भी विलीन हो जाओगे। लेकिन इस चीज़ का फैसला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा भाई, श्री कृष्ण नहीं करेंगे। वैसे तो अब इस धरती पे नहीं हैं, लेकिन आचार्य प्रशांत इस धरती पे हैं। इनके जैसे और भी बहुत सारे गुरु और गॉडमैन हैं, लेकिन ये आपके बारे में फैसला नहीं करेंगे। आचार्य प्रशांत मेरे बारे में फैसला नहीं कर सकते हैं कि मैं कितना संतुष्ट हूँ, कितना शांत हूँ। मेरे अंदर पैसे की कितनी भूख है, ऐश मौज करने की भूख है, दारू शराब पीने की भूख है, सेक्स करने की भूख है, या मेरे अंदर जो टैलेंट है कुछ बोलने का, कुछ लिखने का, वो कितना टैलेंट है, वो जज नहीं कर सकते भाई। एक तो मुश्किल है कि वो चीज़ों को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बहुत ऊपर ऊपर की बातें कर जाते हैं। तो वो जब ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, गहराई में नहीं जा पाते हैं, मतलब वो अपने अंदर के टैलेंट को भी ठीक से, इंटेलिजेंस को भी ठीक से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मेरे बारे में क्या जज करेंगे। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि आप दूसरे के ऊपर, दूसरे गुरु और गॉडमैन के भरोसे मत ज़िंदगी जियो यार। आचार्य प्रशांत के सामने बैठ के चुपचाप से बैठे रहते हो, सुनते रहते हो। इस तरीके से सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको अकेले में बैठो या कहीं पार्क में जाके बैठ जाओ और अपने अंदर इस चीज़ को अनुभव करो कि मेरे अंदर कितना भूख है, पावर की, पैसे की, नेम फेम की, सेक्स की, या अपने अंदर जो डॉक्टर, इंजीनियर या IAS या MLA MP या सिंगर या राइटर या कुछ भी बनने की जो कुछ भी इच्छा है, बिकमिंग करने की जो भी इच्छा है, उस इच्छा को आप खुद जज करो, खुद डिसाइड करो, खुद फैसला करो कि मैं कितना संतुष्ट हो गया, कितना शांत हो गया, जो कुछ भी एक्शन रिएक्शन किया उससे कितना मुझे संतुष्टि मिली, कितना शांति मिली। जब आपको लगे कि मैं अब 100% संतुष्ट हो गया, जिसकी संभावना बहुत ही कम है, मैं खुद अपने बारे में बोलूँ तो मैं 100% संतुष्ट नहीं महसूस कर पाऊँगा, भले ही मैं 100 साल भी एक्शन रिएक्शन क्यों ना करूँ, 99% ही महसूस कर लूँ कि मैं संतुष्ट हो गया, शांत हो गया, तब जाके हो सकता है बहुत समय के लिए इस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में विलीन हो जाऊँ, मतलब 1000, 2000 या 10,000 सालों के लिए विलीन हो जाऊं। लेकिन 1% यार रह जाता है, वो अस्तित्व फैसला करता है
कि मेरे अंदर का जो टैलेंट है, जो इंटेलिजेंस है, जो क्रिएटिविटी है, वो पूरी तरह से निकल पाया या नहीं, या मेरे सीड में, मेरी आत्मा में वो कुछ और भी है जो और भी बाहर निकलेगा, वो मैं भी पूरी तरह से जज नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ 99% जज कर सकता हूँ। 100% जो जजमेंट होगा ना, वो अस्तित्व के द्वारा होगा, एग्जिस्टेंस के द्वारा होगा कि हाँ, ये अभय नाम का जो लड़का है या अभय नाम का जो आदमी है, ये इसके अंदर से मैं 100% इसके अंदर के खुशबू को, टैलेंट को, इंटेलिजेंस को निकाल दिया। ये मैं भी पूरी तरह से फैसला नहीं कर सकता हूँ। आप समझ लो मैं कितनी गहराई में जाके बात कर रहा हूँ, अपने को एग्जाम्पल के रूप में रख कर बात कर रहा हूँ। तो आचार्य प्रशांत की तो बात ही छोड़ो, आपको खुद इस बारे में जज करना पड़ेगा। आपको खुद जज करना पड़ेगा कि आप कम से कम 99% सेटिस्फाइड हो गए हो क्या। और 99% सेटिस्फाइड होने का मतलब ये हुआ कि आप घंटों, नॉट ओनली 5 मिनट या 10 मिनट के लिए, घंटों आप विचार शून्य की अवस्था में, नो माइंड की अवस्था में बैठ सकते हो। ध्यान की अवस्था में, अपने अंदर की शांति की अवस्था में घंटों बैठे रहोगे। आपके अंदर कोई ना तो विचार पैदा होंगे, ना तो कोई इच्छा पैदा होगी, कोई ना तो सेक्स की भूख पैदा होगी, ना तो कोई पावर और पैसे की भूख पैदा होगी। घंटों ऐसे ही चुपचाप से बैठे रहोगे। आपको लगेगा कि यार सब कुछ कर लिया, अब मेरे लिए और कुछ करना बाकी नहीं है। तो उस अवस्था में जब आप पहुंचोगे, तब आप समझना कि शायद आप 99% इस अस्तित्व के सुप्रीम कॉन्शियसनेस में विलीन होने वाले हो। 1% फिर भी मैं कहता हूँ बचा रह सकता है, उसका फैसला अस्तित्व करेगा। आप भी नहीं कर सकते हो, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि मैं पैदा किस लिए हो गया यार। इतने सारे गुरु और गॉडमैन तो हैं ही, रजनीश हुए, कृष्णमूर्ति हुए, उसके पहले कई लोग हुए, आज के टाइम पे भी हजारों गुरु गॉडमैन स्पीच दिए जा रहे हैं। तो मैं फ़ायदा क्यों हो गया। लेकिन फिर अंदर से होती है कि नहीं, तुम कुछ पर्पस से पैदा हुए हो, वो पर्पस को पूरा करो। तो उसी पर्पस को पूरा करने के लिए मैं किताब भी लिखा और वीडियो भी बना रहा हूँ। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पुनर्जन्म या पूर्व जन्म के गहराई में जाकर आपको एक एक पॉइंट पे जाकर आपको क्वार्क लेवल पर, सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल पे जाके सोचना है भाई। उतने लेवल पे सोचोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी से आप अपने को शुरू करोगे तो दिमाग चकराने लगेगा। तो मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि चकराओ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि थोड़ा ध्यान की अवस्था में बैठिए और अपने अंदर महसूस कीजिए कि आप कितने शांत हो गए, संतुष्ट हो गए, कॉन्टेंट हो गए। और वही चीज़ इस बात का फैसला करेगा कि आप मुक्ति के या मोक्ष के कितने निकट हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को सुनने के लिए।